सीरियसली आपका पढ़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है वैसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। कल दोपहर की क्लास डिस्टर्ब हो गई थी कल, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। लाइट नहीं आ रही थी दोपहर को, सुबह मैंने इवन इसलिए क्या कहते हैं आपको वो मैसेज भेजा, तो वाई नहीं आ रहा था। अब ये जियो वाले पता नहीं बीच बीच में क्या करते रहते हैं। रात को सोचो मैसेज कितने बजे भेजा है, एक्चुअली रात को करीब 10 बजे मेरे हाथ में मोबाइल था, नेट ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ये क्या हुआ, देखा तो जियो का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, फाइबर का। पता नहीं, और रात भर नींद नहीं आई मुझे, मैंने कि सुबह क्लास कैसे लूंगा, पता नहीं ये हो जाता है जियो में। और आप बिलीव नहीं करोगे, 4:30 बजे मैसेज भेजा हुआ है मैंने तुम्हें, क्योंकि मेरे पास रात भर उठ के देख रहा था नेट आ जाए प्लीज नेट आ जाए। तब नेट तो नहीं आया, वो मैसेज आया था कि हम आपको सुबह 11:30 बजे नेट देंगे। तो सबूत के साथ मैंने भेजा था बेटा, तो सॉरी भी बोल रहा हूं फिर भी मैं कि मेरे हाथ में नहीं था फिर भी। चलिए तो कंटिन्यू करता हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या बोला मैंने? सुपर पोजिशन। और साथ में ये भी बोला आपका पढ़ा हुआ है। तो आप कहोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। हाँ, आपने इस नाम से नहीं पढ़ा, पर 11वीं में ये काम करके आए हो आप। सीरियसली 11वीं में काम करके आए हो आप। ये क्या कह दिया सर आपने, 11वीं में पढ़ के आए हो। अब कई लोगों के तो घुटनों में हार्ट अटैक आ गया होगा कि 11वीं बोल दो, क्योंकि 11वीं में इतने पाप किए हैं, पढ़े ही नहीं है। सर प्लीज 11वीं की याद मत दिलाओ, उन्हें अपनी एक्स जैसी लगती है, जैसी 11वीं का याद कर लो चाहे एक्स याद कर लो, गुस्सा ही आता है ना। चलिए मैं आपको 11वीं का रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। पहले सुन लो इसे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, देखिए ये वर्ड बना है सुपर इम्पोज से। सुपर इम्पोज से वर्ड बनाइए। आपने दो चार्जों के बीच में फोर्स निकालनी तो सीख ली, दो चार्जों के बीच की फोर्स निकालनी सीख ली। ये रहा Q1, ये रहा Q2, इनके बीच में कूलम्ब फ्लो निकालनी सीख ली। पर ये भी तो हो सकता है कि यदि एक कोई चार्ज है कई सारे चार्जों से घिरा हो, यदि एक चार्ज कई सारे चार्जों से घिरा हो, है ना। जैसे ये रहा चार्ज, इसको नाम, ये यहाँ पर ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, इधर भी इस पे फोर्स लगा रहा है, सब इस पे। जैसे अभिमन्यु गिर गया था ना, जैसे अभिमन्यु गिर गया था कई गुंडों के बीच में, कई कौरवों के बीच में। तो सपोज करो ये Q0 है। बहुत आसान टॉपिक है बेटा, इसका ना नाम थोड़ा हाई प्रोफाइल कर दिया है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ताकि बच्चा थोड़ा सा डरे। लेकिन जिसने 11वीं पढ़ी उसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक नाम आया था 11वीं में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आया था ना 11वीं में नाम, थोड़ा स्टाइलिश बना दिया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लगा पता ही कोई शानदार चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ा आपने? लेंथ में लेंथ जुड़ता है, मास में मास जुड़ता है, सेम क्वांटिटी जुड़ती है, बचपन से करते आ रहे थे। तो चलिए एक चार्ज है Q0, ये अभिमन्यु की तरह Q1 से घिरा हुआ है, Q2 भी से भी घिरा हुआ है, Q3 से भी घिरा हुआ है, Q4, Q5, Q6, Qn, या यूं कहिए रजिया गुंडों में घिरी हुई है। एक रजिया है वो गुंडों में घिर चुकी है। अब क्या होगा, देखो हम जब स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ते हैं, जब भी कोई स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, और मैं यदि किसी चार्ज की पोलैरिटी मैं नहीं मेंशन कर रहा, थ्योरी नहीं मेंशन कर रही, तो फिर आप उस चार्ज को पॉजिटिव लोगे, उस चार्ज को पॉजिटिव लोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी अभी थोड़ी देर के लिए क्या चार्ज मान लीजिए, सारे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये रजिया गुंडों में फंसी हुई है, ये अभिमन्यु कौरवों में फंसा हुआ है। जो एग्जाम्पल अच्छा लगे वो चुन लेना। अब क्या होगा, सब इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, सब इसे धक्का दे रहे होंगे, सब इसे छेड़ रहे होंगे। तो चलिए देखो, ये इस पर इसे ऐसे छेड़ रहा होगा। ये पहले तो इस गुंडे ने इस रजिया पे सीटी मारी ऐसे, टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12 ऐसे। बेटा ये एरो समझ में आया? ये एरो समझ में आना चाहिए, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये कौन था? Q0 रजिया। Q1 ने Q0 को इधर धक्का दिया, है ना। Q1 ने Q0 पे इधर धक्का दिया। Q2 भी तो है एक्शन में, वो दूसरा गुंडा इस रजिया को ऐसे धक्का देगा, चल टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12। अब ये अलग गुंडा छेड़ रहा है, वो अलग गुंडा छेड़ रहा है, तो नाम रख दो फोर्स ऑन, जो कल नाम देने सिखाए थे, ठीक है। याद है ना क्या नाम देने सिखाया था? यदि ये इस पे इधर फोर्स लगाए, ये इस पे इधर फोर्स लगाए, तो इस फोर्स का नाम हमने रखा था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस फोर्स का नाम रखा था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो वही नॉमेनक्लेचर वही कंटिन्यू कर दो। तो ये क्या चीज है? फोर्स ऑन Q0 ड्यू 1 ने जो Q0 पे लगाया फोर्स,
वन ने, अच्छा क्योंकि सभी चार्ज पॉजिटिव है तो इसलिए रिपल्सन का फील लेना है आपको। रिपल्सन, रिपल्सन। भले मैंने एग्जांपल में गुंडा ले लिया है, रजिया गुंडा बस्ती, गुंडे तो अपनी ओर खींचते हैं नहीं लड़की को, लेकिन यहाँ ये मान लो ये थोड़े से सभ्य गुंडे ये दूर फेंक रहे है नहीं, तो ये Q1 Q0 को ऐसे धक्का देगा, Q2 Q0 को इधर धक्का देगा, तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा मुझे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2। तीसरे को इधर ले लेते हैं, थोड़ा एरो बनाने में मुझे आसानी होगी और कुछ नहीं। ये रहा Q3, ये भी इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे ऐसे, Q3 इस पर इधर फोर्स, तो इसका भी नाम आप जानते हो क्या रखोगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन। बाकी चार्जेस बस ऐसे ही दिखा दो, जरूरी नहीं है सबका एरो दिखाऊंगा, क्योंकि जिसका एरो दिखाऊंगा उतनी फिगर में बसर बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप बताओ इस अभिमन्यु पर नेट फोर्स कितनी लगी, तो नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0, यदि मुझे Q0 पर नेट फोर्स निकालनी है, सिग्मा एफ या सिंपली एफ है ना, नेट फोर्स निकालनी है मुझे Q0 पर, तो क्या कहता है हमारा वेक्टर रूल, क्या कहता है, वो ये कहता है कि पहले गुंडे ने कितना छेड़ा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, दूसरे गुंडे ने कितना छेड़ा, तीसरे गुंडे ने कितना छेड़ा। समझ पा रहे हो ना मेरी लैंग्वेज, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1। आपको सिस्टम ये मानना है, इस समय सिस्टम ये मानना है, टारगेट ये करना है कि Q0 पे 1 ने किसने कितनी फोर्स लगाई, Q0 पर 2 ने कितनी फोर्स लगाई, Q0 ने 3 पर कितनी फोर्स लगाई, है ना, एंड डॉट 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 Q0 पर N ने कितनी फोर्स लगाई। ये सारी फोर्सेस पहले निकालिए और उनको सम कर दीजिए। क्या सही लिखा मैंने, नहीं लिखा सही, सम नहीं करना क्योंकि फोर्स वेक्टर है, तो ये कहता है वेक्टर सम कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। सम और वेक्टर सम में क्या होता है, सम और वेक्टर सम में ये अंतर होता है, ठीक है बेटा, मेरी तरफ से सबको परमिशन है घुसने की, मैंने किसी को ब्लॉक व्लॉक नहीं कर रखा बेटा, उससे देखो क्या दिक्कत हो रही है, मैंने मीटिंग लॉक वॉक नहीं करी है, सब खुले हमारे बेटा, ठीक है, उससे देखो कुछ पासवर्ड, हाँ कुछ पासवर्ड का अंतर होगा बेटा कोई उसका। हाँ तो चलिए बेटा ध्यान रखना, दो वेक्टर कभी भी ऐसे, यदि ए और बी वेक्टर हैं या दो, ठीक है, दो फोर्स हैं, कभी भी ऐसे नहीं जुड़ती, ये हमेशा ऐसे जुड़ती है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रखकर। वेक्टर सम का मतलब वेक्टर रूल्स, वेक्टर की जो प्रथा है उसको फॉलो करके, क्योंकि एक बार बताओ, मैं एक वेक्टर की प्रथा ये है, जैसे ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक 10 न्यूटन और एक 5, तो क्या इसका रिजल्टेंट 15 न्यूटन आएगा क्या, क्या लगता है, एक F1 यानी F2, मुझे ये हाँ या ना में जवाब दो, क्या एक 10 न्यूटन ये लग रही है और एक 5 न्यूटन ये लग रही, तो क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स 15 न्यूटन लग रही है क्या, बोलो। जय ने ठीक आंसर दिया, आकाश ने ठीक आंसर दिया, मनीष ने सही आंसर दिया, बस ये 3 ही पढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, बाकियों को कोई मतलब नहीं है, नहीं बेटा, यदि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 5 इधर लग रही है, 10 और 5 15, जरूरी नहीं है ये कि 10 ये 10 लग रही है 5 लग रही है तो आंसर 15 न्यूटन आएगा ना, आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो यही मतलब है, ठीक है। और ये सब 11th में तो सीख के आए थे, 11th में कि जब कई सारी फोर्सेस हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बस उस रिजल्टेंट को यहां वर्ड बोल दिया सुपर इम्पोज, क्योंकि एक चार्ज पर कई सारी फोर्सेस हावी हो रही थी, सुपर इम्पोज हो रही थी, हो रही थी नहीं हो रही, एक चार्ज पर ये वाली फोर्स भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो इन सभी फोर्सों का क्या करना है, सम नहीं वेक्टर सम करना है, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वैसे ये लिखने को नहीं आता है पेपर में, इसके सवाल आते हैं सीधे सीधे, जो मैं अब कराऊंगा थोड़ी देर में रिवाइज करा के 11th का, क्योंकि हम में से कई लोग देखो जब यही आंसर नहीं दे पाए, कई लोग 4 लोगों ने आंसर दिया कि 10 और 5 का आंसर 15 नहीं आएगा, तो इसका मतलब कंजड़े तो हो ही आप। तो क्या कहता है बेटा, ये जो सामने लिखा है ना, इसको मैं शब्द दे दूं वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। बाई चांस आपका नसीब ही खराब हो, ये लिखने को आ जाए, तो ये फिगर बनाना, ये मैथमेटिक्स लिखना, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, क्या देखिए, इट स्टेट दैट व्हेन अ चार्ज, मेरे नोट्स भी खोल सकते हो आप, व्हेन अ चार्ज इज सराउंडेड बाई, व्हेन अ गिवन चार्ज इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ अदर चार्जेस, when a given charge
is surrounded by number of other charges, then the net force on given charge is always equal to vector sum of individual forces on that charge by all other charges. इतनी इंग्लिश तो समझ में आती होगी कि इंडिविजुअल फोर्स निकालो, उनका वेक्टर सम कर दो, वो उस पे नेट फोर्स होगी। अब चलिए सीधे रिजल्टेंट निकालना सिखाता हूं, जो जंग लग चुकी है 11th में। ठीक है, आपका नसीब अच्छा है कि आपको रिवीजन नोट आपको लाइव बना रहा हूं, नहीं तो इसकी भी वीडियो डाल देता मैं। क्या अच्छा, एक बार और स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं, चलो जनता की मांग पर एक बार स्टेटमेंट और रिपीट करता हूं। देखो सामने जो लिखा है ना, इसको शब्द दे दो बढ़िया बढ़िया से, तमीज से शब्द दे दो। When a charge, given charge, जो कि फिगर में गिवन चार्ज कौन है? Q नॉट। रजिया यही तो थी और गुंडे ये थे। तो when a given charge is surrounded by number of other charges, है ना, then the net force on रजिया, यानी then the net force on given charge is always equal to the net force। ये net force ही तो है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। Then the net force on given charge is always equal to sum, नहीं vector sum, is always equal to vector sum of individual forces। किसका वेक्टर सम करना है? individual forces on that charge by other charges। जो चार्जेस अदर, जो गुंडे अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं ना, इस गुंडे ने कितनी लगाई, इसने कितनी लगाई, इसने कितनी लगाई, उनका वेक्टर सम कर दो। मनीष अभी समझ में आ गया ना? जल्दी बोल बेटा। जब नेट फोर्स निकालनी हो तो सभी गुंडों की इंडिविजुअल फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दो। अब सुनो बेटा, क्लियर? अब पता है क्या, ये 99% लिखने को नहीं आएगा, सवाल आएंगे, वो सवाल दे देंगे, लो 3-4 दे, अब निकाल दो। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा। यात्रीगण अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब ये टेक ऑफ लेने वाला हूं मैं, क्योंकि 11th का एक कंजड़ा नोट पढ़ाने वाला हूं। कंजड़ा नोट क्यों? क्योंकि 11th यदि आपने पढ़ी होती तो सर को ये कंजड़ा नोट देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी चैनल और इस चैनल में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो 11th का यूज होता है वो वहीं की वहीं में रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सॉफ्ट हैंड से लेना कि मैं एग्जैक्टली 11th नहीं पढ़ा रहा हूं, 11th का रिवाइज करा रहा हूं। देखिए बेटा, सुनिए रिवीजन। 11th कंजड़ा नोट, 11th मतलब यदि हम 11th में कंजड़े नहीं होते तो ये नोट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए सबसे पहले लिखना सीखो, कईयों को ये लिखना ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कि a प्लस बी और a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग रस्में हैं। अच्छा थैंक यू बेटा मनीष बेटा, थैंक यू। हाँ देखिए बेटा, a प्लस बी और a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कईयों को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों अलग अलग रस्म है। ये अच्छा जैसे दो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा शादी में कितना खर्चा होता है, पंडित आता है, बकायदा फेरे करवाता है, कितने लोगों को दावत देते हैं। चलो शादी की प्रथा ही देख लें, है ना, ये 7 फेरे होते हैं, कितने मंत्र पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ऐसे शादी होती है। किस निटी में मजे हैं, फादर के सामने 2-4 लाइन बोलेगा, सामने किसिंग कर लो, हो गया बेटा, हो गई शादी, हो गई, चलो शादी संपन्न हुई। तो ऐसे ही ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म का एडिशन है, ये स्केलर धर्म का एडिशन है, इसके रूल्स रेगुलेशन अलग है। स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन जिसका हिंदी मतलब यदि समझाऊं, इसका मतलब होता है जोड़ दो, जोड़ दो, जो बचपन से सबको सिखाया जाता है। जिसने साइंस भी नहीं ली होती वो भी जानता है कि कैसे जुड़ते हैं, बचपन से ही तो सीख रहे हो। सबसे पहला जोड़ना ये कि बताओ 5 में 3 जोड़ो, तो बच्चे को 1 2 3 4 5 डंडे खिंचवा दिए, फिर 3 डंडे खिंचवा दिए, टोटल डंडे जुड़वा दिए कि अच्छा ये 8 आ रहा है। ये होता है स्केलर एडिशन, जिसका मतलब है जोड़ दो। लेकिन ये वो एडिशन है, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, जो 11th में साइंस स्टूडेंटों को ही नसीब होता है पढ़ना। वेक्टर एडिशन जिसका मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं होता, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के, डायरेक्शन को साथ लेके या ध्यान में रख के। अब मुद्दा डायरेक्शन को साथ लेके, अब मुद्दा ही आता है साला डायरेक्शन को साथ में लेके कैसे जोड़ा जाता है। ये मेरा आपका टॉपिक बेटा, यदि आपको रिजल्टेंट निकालना आता है तो आपके लिए एक चॉइस है, आज की क्लास आप लीव कर सकते हो, क्योंकि मैं 11th ही पढ़ाने वाला हूं अभी थोड़ी देर। यदि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हमें तो रिजल्टेंट निकालना आता है, तो अगले 8 घंटे आप चैन की बंसी बजा के फिर आ जाना चाहें तो,
तो इसका मतलब होता है जब चांद पे डंडा हो, वेक्टर एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। और डायरेक्शन को ध्यान में रख के एक रूल कैसे जोड़ा जाता है, जो नहीं जानते, फिजिक्स में 2 रूल बनाए थे, या तो ट्रायंगल रूल को ओबे करिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थैंक यू बेटा जय, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा दोनों सगे भाई हैं ये तो, है नहीं, बस बेवकूफ बना के पैरेललोग्राम पढ़ा दो किसी को, ये मतलब चीज एक ही है। 11 में थोड़ा बेवकूफ बनाया जाता है कि ये दोनों अलग अलग है, अरे ये एक ही है। किसी को ट्रायंगल लॉ समझ में नहीं आ रहा तो उसको पैरेललोग्राम की लैंग्वेज बना के हाँ ये समझ में आ गया, है ना। ये चलिए क्या है मैं बताता हूं, अब सुनेंगे बेटा। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर मैं समझाना चालू कर रहा हूं, सुनिए अब आप इस वेक्टर एडिशन को, इसको वेक्टर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस, हाँ बेटा केवल डायग्राम का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और डायग्राम का डिफरेंस यदि थोड़ा सा और मैं पढ़ा दूंगा ना, चलो 11th की वीडियो जब पढ़ाऊंगा ना, 11th की वीडियो भी डालूंगा, उसे देखना आप। हालांकि डायग्राम का भी कोई अंतर नहीं है मनीष, सीरियसली डायग्राम का भी कोई अंतर नहीं है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में, बस ये हमारी आंखों का भ्रम है। अच्छा एक आंखों का भ्रम दिखाता हूं आपको, अपने छोटे भाइयों को दिखाना, इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। देखो ये मैंने 2 लाइनें खींची, थोड़ा लीक से हट रहा हूं मैं, ये लाइन 2 लाइन खींची है मैंने, है ना, ये 2 लाइन खींची, नहीं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बेटा जय, मैं केवल मुद्दे पर आऊंगा बस। ये 2 लाइन खींची है मैंने, दोनों बराबर लेंथ की खींची है, दिख रहा है ना, फील हो रहा है। अब आपको करना क्या है, इस पर तो ऐसे ऐसे खींच दो, यूं एंड पर ऐसे एरो, और इस पर ऐसे एरो लगा दो। तो अब देखिए बेटा आपको क्या लगेगा, दोनों लाइन एक जैसी लेंथ की है, लेकिन आप भले ही एक्सेप्ट ना करो, ये आपको लाइन बड़ी महसूस हो रही होगी, ये आपको महसूस हो रही होगी। ऐसी 11th में आपके साथ गेम खेल दिया है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना के। अच्छा महसूस हो रही है नहीं हो रही, ये लाइन बड़ी जबकि बराबर लेंथ थी। चलो हाँ, तो बेटा यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर कुछ तो आएगा, लेकिन वो कुछ भी आएगा ना वो भी वेक्टर ही होगा, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, पहली बात वेक्टर रूल में जो आंसर आता है उसे आंसर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और जो जुड़ रहे होते हैं, हम में से कहीं पता है किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, वो क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर। कईयों को ये कंपोनेंट नाम सुना होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इनको बोलते हैं, यानी जो जुड़ते हैं उनको कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं, जिनका सम ये आता है इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अब मेरी लैंग्वेज में बात करें तो, अच्छा टाइम नहीं देता मैं, सॉरी जय, चलिए अब मेरी लैंग्वेज में बात करें तो मैं इसको पापा वेक्टर बोलता हूं, जो मेरी तरीका है पापा वेक्टर, और इन्हें औलाद वेक्टर बोलता हूं। अब बताता हूं कैसे। पहले तो ये समझिए ए प्लस, ये ऑफिशियल लैंग्वेज तो वही है, रिजल्टेंट वेक्टर और कंपोनेंट वेक्टर, लेकिन मित्रा सर की लैंग्वेज में इसे पापा वेक्टर और इसे औलाद वेक्टर बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है देखिए, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ए वेक्टर इस पर इधर धक्का लगा रहा है, इस पे ऐसे धक्का लगा रहा है और इसको खिसकाते हुए ऐसे ले जाएगा। बी ने कहा मैं भी धक्का लगाऊंगा, तो बी ने सपोज करो ऐसे धक्का लगा दिया, बी ने, बॉडी ये है बेटा ध्यान रखना, ए इधर धक्का लगा रहा है, बी इधर धक्का लगा रहा है। अब फाइनली ये बॉडी किधर जाएगी, ए की ओर या बी की ओर। कुएं में से यदि एक कुआं है, ये कुआं है और ये बाल्टी है ना, थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, ये बाल्टी है मान लो। अब रस्सी बंधी हुई है, एक आदमी इधर से खींच रहा है इसको और एक आदमी इधर से खींच रहा है। तो सुनो, इस बाल्टी पर एक फोर्स इधर से लग रही है और एक फोर्स इधर से लग रही है ना, ऐसे। तो ये बाल्टी किधर जाएगी बेटा, टूट के दोनों की ओर जाएगी? नहीं, ये बाल्टी, अब कई लोग बोलने के लिए शायद तैयार होंगे बीच में जाएगी, कि बीच में जाएगी। बीच कुछ नहीं होता, बीच नहीं बोलते ऐसे, ये
समझा दूंगा कि बीच वर्ड क्यों गंदा, क्यों गलत भी है। गंदा नहीं, चलो गंदा तो मैं, मुझसे ज्यादा गंदे वर्ड क्या यूज करे होंगे तुमने, गलत वर्ड है बीच। तो अब बताइए, ये बाल्टी है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो फाइनली बाल्टी किधर जाएगी? तो इसका पैरेलल, तो एक पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन था, उसी से आपका काम चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो यदि आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकलता है रिजल्टेंट? वेक्टर धर्म को जोड़ते हैं ना, तो कैसे निकलता है रिजल्टेंट वो सुनिए। पहले आप एक पैरेललोग्राम पूरा करिए, इन दो साइडों से, ये जो दो साइड है इनसे एक पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए। पैरेललोग्राम पूरा कर लिया ना, तो बॉडी ये वाली ना ए की ओर जाएगी ना बी की ओर जाएगी, ये बॉडी डायगोनल की ओर जाएगी। ये बॉडी, अब वो जरूरी नहीं है डायगोनल बीचों बीच आए, जरूरी नहीं है डायगोनल बीचों बीच आए, ध्यान रखना। ये है आर वेक्टर, यानी यदि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रही हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, अब माना ये एंगल है थीटा, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? चेक करो, कंपोनेंट वेक्टरों के बीच का एंगल, यानी औलादों के बीच का एंगल। और ये सपोज करो, चलो ये बाद में बताऊंगा मैं। तो बॉडी बीच में जाएगी, ऐसे नहीं बोलना, बॉडी डायगोनल की ओर जाएगी। अब मैंने इसे पापा नाम क्यों दिया? तो बेटा देखो, ये दोनों मिलके, अच्छा सपोज करो 5 + 3 = 8, ये औलाद और ये पापा, 5 और 3 मिलके, मान लो आपके पास एक 100 रुपए का नोट हो और एक 200 रुपए का नोट हो, नहीं ऐसे नहीं ले रहे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई बना में 20 का आता है, एक 30 का आता नहीं है। अच्छा चलो 50 का एक नोट है, एक 50 का नोट है, 100 का एक नोट है, ये ऐसे चलो ऐसे ले लेते हैं। अब बताओ 50-50 के दो नोट मिलके जो वैल्यू रखते हैं, 100 का एक अकेला नोट काफी होता है कि नहीं? तो 100 के नोट में टशन क्या होगा? अबे तुम दोनों का बापू में, यानी वही टशन, ये दोनों मिलके जो इफेक्ट पैदा करेंगे आर, वो अच्छा देखो एलएचएस में 2 वेक्टर है और आरएचएस में 1 है, ये दोनों मिलके जो, और बीच में इक्वल भी है, तो ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, आर वही काम अकेला कर रहा है। दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, आर अकेला ही वही इक्वल काम कर रहा है, इक्वल आ रहा है। तो पता लगा, दो यदि हल्के हल्के लोग पत्थर खिसका रहे हो किसी पत्थर को, और एक पहलवान टाइप का आ जाए और वो यूं गए, ए हटो तुम दोनों, मैं हटा दूंगा अकेले, और जब वो उसे खिसकाने में सफल हो जाए तो वो कभी कभी डायलॉग दे देता है, तुम्हारा बाप हूं मैं, ठीक है, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो इसीलिए मैंने उसको टशन दे दिया बाप वेक्टर, और उनको दे दिया तुम बच्चे ही हो अभी, औलाद वेक्टर, और इससे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए, तो अब इस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? तो सुनिए, इस आर वेक्टर की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच का एंगल पता हो। तो चलिए, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराने वाला जय बेटा, सीधे मुद्दे पर आता हूं, ठीक है, ऐसे तो बहुत लेट हो जाएंगे हम। तो इस आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है, एक सेकंड बेटा एक सोफा देना मुझे, 1 मिनट। हाँ तो बेटा अभी आपके सामने एक सोफा आ रहा है, ये मैं बेटा इसको सोफा बोलता हूँ, ठीक। चलिए, हम साइंस के स्टूडेंट है, इमेजिन करते हैं ना, चटनी से भी खाता हूं तो माना ये पनीर की सब्जी है, ऐसे मान के बेटा खा लेता हूं मैं। और तुम्हें तो एक चीज तो पता ही है बचपन से कि माना वो मेरी है, यही सोच के जिंदगी गुजार ली। मेरी लाइफ में यदि कोई एक सेटिंग हुई है तो वो जूम में ही सेटिंग आती है बस, जो मैं हर बार सेट करता हूँ। चलिए इधर देखो अब, हाँ माना वो मेरी है। अब देखिए बेटा, ये जो आर है, इधर देखेंगे, इस आर की वैल्यू होगी कितनी, वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, तो वो इससे निकलती है, आर = इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। जंग छुड़ाओ बेटा, यदि इससे ज्यादा रिवाइज नहीं कराऊंगा मैंने बस वो फॉर्मूला सामने लिख दिया है कि हम लिखते जरूर हैं ऐसे, ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं बेटा, ये हाथी के दांत दिखाने वाले बस कि हाथ दांत दिखा दिए, लेकिन एक्शन में ये फॉर्मूला आता है। इशारा हम ये मतलब ये तो सिर्फ इशारेबाजी है, एक्शन में तो ये आता है, ठीक है। तो R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे,
तब आर का मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि ए और बी जुड़ के मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? कंपोनेंट वेक्टर के बीच का एंगल, औलादों के बीच का एंगल। लेकिन रुको जरा, ये आर पे भी चांद पे डंडा लगा हुआ है, यानी ये वेक्टर है, और मैंने यहां सिर्फ आर। अच्छा, पता है इसका क्या मतलब है? ये मतलब है, ये अभी कुछ दिनों पहले मैंने वेक्टर में ये भी रिवाइज कराया था, याद है ना? क्या मतलब है इसका? आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कल परसों तो रिवाइज कराया था शायद, है नहीं? ये चीज है, यानी ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन 1 है, ये आर का मैग्नीट्यूड निकालने में काम में आएगी, आर का मैग्नीट्यूड निकालने में मदद करेगी। ठीक है, आज तो बेटा आपकी ढंग से जाने वाली है, क्योंकि कम से कम दो तो मीटिंग आनी है, 3 मीटिंग लूंगा आज बेटा। हाँ, तो आर बराबर ये, तो ये आर का मैग्नीट्यूड निकलेगा। ध्यान रखना, आर में डायरेक्शन भी होती है, ये फॉर्मूला तब भी कईयों को याद है। अब मानो ना मानो, एक और फॉर्मूला इसके साथ दहेज में चलता है, वो होता है आर की डायरेक्शन भी हमें निकालनी पड़ती है। माना आर ए औलाद के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, माना आर औलाद एज से एंगल बना रहा है अल्फा, तो एक ये फॉर्मूला और एक ये tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। वो खुशनसीब बच्चे जिन्हें ये याद है अभी तक, ठीक है। लेकिन चलिए, जिन्होंने ये ध्यान ही नहीं आ रहा, भूला हो गया, बिल्कुल गजनी हो गए जो, वो इस फॉर्मूले को रिकॉल करो, ये भी, इसको भी उतनी ही इज्जत दो, क्योंकि आर निकालने के लिए आर की एक लेंथ चाहिए होगी और आर की डायरेक्शन चाहिए होगी। ये आर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के काम में आएगा, और ये आर की डायरेक्शन निकालने के काम में आएगा। और याद रखना, ये अल्फा इसके साथ एंगल होता है, फिगर भी देखो किसके साथ है, आर का एंगल इसके साथ, फिगर में देखो किसके साथ है, ए के साथ। जिसके साथ एंगल निकालना होता है वो यहां होता है। इसमें मुझसे ये मत डाउट पूछना कि सर ये कहां से आया, इसके लिए 11th में जाओ। ये है कहानी रिजल्टेंट निकालने की। चलिए मैं इस पर थोड़े से रैंडम प्रैक्टिस, क्योंकि अभी देखिए मैं इसमें रैंडम प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। कुछ एग्जांपल सपोज करो, इफ थीटा, ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये 0 से 180 डिग्री कुछ भी, हाँ नोट्स में है बेटा, नोट्स खोल लीजिए ना। अच्छा, नोट्स स्प्लिट स्क्रीन नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन नोट्स में है, टेंशन मत लो, ये ठीक है। और उसमें और थोड़ा तमीज से लिखा हुआ है, यहां मैं तमीज से समझा रहा हूं, वहां तमीज से लिखा हुआ है। अब थीटा इक्वल टू 0 हो, ये थीटा 0 डिग्री हो बेटा, सपोज करो ये जो थीटा डिग्री, ये वाला जो थीटा, ये वाला वो 0 डिग्री हो सकता है। दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऐसे, दैट इज ये रही कोई बॉडी, ए ऐसे है और बी वेक्टर भी ऐसे है, दोनों एक ही दिशा में लग जाए तो कितना एंगल हुआ ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। तो देन फ्रॉम फर्स्ट, अब देखते हैं आंसर कितना आएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट यानी ये वाला, देन फ्रॉम फर्स्ट ये आएगा आर इक्वल टू अंडर रूट, फटाफट देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। हाँ बेटा, मनीष करके बैठ गया, वेरी गुड। यही चाहिए कि यदि आप पे आता है तो आगे का दिमाग आगे, बिल्कुल ठीक है आकाश शक्ति, यदि आप पे आता है तो आप आगे का दिमाग लेके चलते चलिए आगे, है नहीं? बिल्कुल ठीक। तो देखिए कॉस, ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 की वैल्यू +1। तो सोचो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यानी अंदर बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फाइनली इसका मतलब आर ये आएगा, इस केस में आंसर ये आएगा। और सुनिए बेटा, ये इस केस में आएगा आंसर। और फिर से मैं बोल रहा हूं, ये केवल हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। जैसे कहते ना, वो एक चॉकलेट आती थी पहले, तो उसमें 2 लड्डू निकलते थे, तो ये वो पैकेट है, बस ये पैकेट है। इसको पैकेट को फाड़ोगे तो ये 2 लड्डू निकलेंगे, एक ये खाना है आपको, एक ये खाना है। ये तो सिर्फ पैकेट है, दिखाने के दांत हैं हाथी के। अब मैंने ये वाले लड्डू को यूज किया, थीटा इक्वल टू 0 डाल के, तो आपने क्या देखा? यदि 2 वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो उनका रिजल्टेंट ये क्या चीज है? ए वेक्टर नहीं है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड है ये।
ये आर वेक्टर नहीं, आर का मैग्नीट्यूड है। आर का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड के टोटल के बराबर, यानी उस केस में यदि ये 10 है, ये 5 है, तो 10 और 5, इस केस में 15 आ जाएगा आंसर। यदि ये 10 है, ऐसी मान लो ए की वैल्यू 10 यूनिट है और बी की वैल्यू 6 यूनिट है, तो आर की वैल्यू 16 आ जाएगी इस केस में। लेकिन सिर्फ इस केस में। कहानी में ट्विस्ट, मान लो यदि ये थीटा 180 हुआ तो, और आज ही मैंने एक क्लास डाली हुई है वेक्टर प्रोडक्ट वाली, उसमें बताया था दो वेक्टरों के बीच का मैक्सिमम एंगल यदि 180 हुआ तो, ठीक है 180, वेरी गुड बेटा मनीष। तो थीटा 180, फिगर बताऊं, फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी। अब देखते हैं इसमें पापा की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो औलादे हैं, पापा रिजल्टेंट कितने आएंगे, बिल्कुल ठीक। तो आर बराबर, कई लोगों ने आंसर टाइप कर दिया इस बार, इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा, √a² + b² + 2ab cos 180। अब आप बताइए, मैंने उसी फॉर्मूले को प्रयोग में लाया, उसी फॉर्मूले को, लेकिन अंतर आ गया बस थीटा में, इसकी वजह से अब आंसर अलग आ जाएगा। देखिए cos 180 की वैल्यू -1 होती है, 2ab cos 180 की वैल्यू -1। अब ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो आप बताइए, उसी फॉर्मूले का जब मैंने इस्तेमाल किया तो a + b आ रहा है, और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो a - b, ऐसा अंतर है। अच्छा, दोनों के केस में लिखूंगा मैं यही, जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा कि a वेक्टर + b वेक्टर, कि a और b को जोड़ दो, a और b का नेट, मतलब a और b मिलके कितना आंसर आ रहा है, a और b का मिलके कितना आंसर आ रहा है। इसमें a और b मिलके, बचपन में सिखाया होगा ना, जहां वर्ड आ जाए मिल जाए मिलके तो प्लस यूज करते हैं, a और b मिलके ये आंसर ला रहे हैं, इसमें a और b मिलके ये आंसर ला रहे हैं। तो देखिए दोनों बार मैंने फॉर्मूला वही यूज किया, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है। और ये अंतर किस वजह से आया है, सिर्फ थीटा की वजह से। जोड़ो मगर डायरेक्शन को साथ लेके। तो जब हम डायरेक्शन को साथ ले रहे हैं तो आंसर कभी ये आ जाएगा तो कभी ये आ जाएगा। और चलिए, लेकिन ये तो वही बात हुई कि मैंने यहां 0 और 180 पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये तो वही बात हुई, यदि मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये वही बात हुई कि चींटी को मारने के लिए मैं तोप का इस्तेमाल कर रहा हूं। चींटी को मारने के लिए आप तोप चलाओगे क्या, यूं मर जाती है चींटी। तो मुझे केवल इस फॉर्मूले का रोल दिखाना था, लेकिन आज के बाद एटलीस्ट हम 0 और 180 डिग्री पे ये पूरा फॉर्मूला नहीं चलाएंगे। खुद बुद्धि लगाओ, आप खुद ही बता दोगे बेटा। बताओ, ये 10 न्यूटन और ये 6 न्यूटन, बताओ नेट फोर्स कितनी होगी इस पे, जल्दी बताओ। इस पे यदि ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन एक ही दिशा में, ये फॉर्मूला मत लगाइए, अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करिए, अपनी बुद्धि का यूज करिए, अपने विवेक का यूज करिए, तो बिल्कुल 16 न्यूटन आएगा। और यदि मैं ये कहूं ये 10 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है, तो अब बताओ आंसर कितना आएगा। 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 6 इधर लग रहा है, 10 चाह रहा है मैं पत्थर को इधर ले जाऊं 6, तो इसका आंसर 4 आ रहा है। तो ये इसमें 0 या 180, तो ये चींटी वाले सवाल थे। उन चींटी वाले सवालों के लिए आपने तोप चलाई, आपने नहीं, मैंने चलाई एक्चुअली। पता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कब करेंगे, कब करना चाहिए, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, एक 10 न्यूटन ऐसे हो और एक 6 न्यूटन ऐसे हो। इस समय तो बेटा सर भी, यानी मैं अभी ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, सुनो बेटा, ऐसी सिचुएशन में निकालो। लेकिन दुश्मन यदि आपका चींटी है तो अपने बिना बात के हथियार इतने महंगे क्यों खर्च कर रहे हो। बोलो इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया। इस ऐसी सिचुएशन में तो फटाफट मेरी इन सलाह पे मत जाना, इन सलाह पे जाना, 0 180 पे ये यूज करना। किसी 0 और 180 के अलावा एंगल हो तब अपनी तोप, पिस्तौल, ये बंदूक निकालना बेटा। अब आ जाइए, इसी में कुछ रिवीजन और करिए। 10 और 6 का इस सिचुएशन में आंसर a + b ये आ रहा है, तो आपको ये भी बता दूं ये मैक्सिमम आंसर है। मतलब a और b से 10 और 6 से यदि तुम मैक्सिमम आंसर बनाते हो तो देखो सच्चाई है, 10 और 6 का आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बेटा। 10 और 6 का 16 भी आ सकता है। देखो 10 और 6 का आंसर 16 भी आया और 10 और 6 का आंसर 4 भी आया। 10 और 6 का आंसर कितना आया, 16
10 और 6 का आंसर 4 भी आ सकता है यदि ये मैं एंगल चेंज करता रहूं तो। ये ए और बी का आंसर कुछ भी आ सकता है, मानते हैं ना इस बात को कि ए और बी का आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस कुछ भी में एक दायरा है। 10 और 6 का आंसर, ये 10 और 6 16 न्यूटन से ज्यादा आंसर नहीं देंगे और 4 न्यूटन से कम नहीं देंगे आंसर, ये भी सच है। मतलब 10 और 6, 10 और 6 मीटिंग जाने वाली है ये। वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान दिलाते रहो। तो मैं आपको ये बता रहा था, माना 10 और 6 का आंसर कुछ भी आ सकता है, मान लिया, लेकिन फिर भी 10 और 6 में एक दायरा है, 4 से कम और 16 से ज्यादा नहीं आंसर दे सकते ये। तो 0 डिग्री पर 2 वेक्टरों से जो आंसर प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे बड़ा आंसर वो दे ही नहीं सकते। और 180 डिग्री पे जो आंसर आता है वो मिनिमम आंसर होता है बेटा। बाकी जो आंसर होंगे एंगल एडजस्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा, कर दी को भी ताजा ताजा घाव है बेटा कल का, इसलिए मुझे भी याद रहा। चलिए, हाँ इधर देखिए। अब चलिए फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं। ये तो समझ में आ गया ना बेटा, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं कुछ और प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी थोड़ा 12 थोड़ी टाइम लेगा चलने में, ये मैं मान रहा हूं, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए, इसे भी मिटा देता हूं, कुछ रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक डायलॉग और है कि ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं। इवन ये डायलॉग तक लिखा हुआ है नोट्स में, ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, अपने कदमों में झुका लेते हैं। ये सच है ना? और ये सच यहां पर भी है। कैसे? देखिए, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर चिड़िया सा ये रहा। देखो अब की बार मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, ए वेक्टर की लेंथ कितनी बड़ी बना दी है, ठीक है, ए वेक्टर की लेंथ कितनी बना दी है, और बी वेक्टर चिड़िया सा बता दिया मैंने, बना दिया है ना। अब यदि मैं कहूं रिजल्टेंट निकालो, तो बेटा पहले रूल वही है, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा आपको जो इन दो औलादों से बन रहा है। पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना। अब रिजल्टेंट डायगोनली होगा, ये रहा रिजल्टेंट। अब गौर से देखो बेटा सब लोग, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है एक ही ओर ज्यादा झुका हुआ है कि नहीं? एक ही ओर ज्यादा झुका हुआ है या नहीं है? ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक ही ओर ज्यादा इंक्लाइन, ज्यादा झुका हुआ है। तभी मैं कह रहा था आपसे कि बीचों बीच नहीं बोलते कि बीच में आएगा रिजल्टेंट, तभी मैं इस शब्द को रोक रहा था। अच्छा, एक और चीज, यदि मान लो मैं बी को बड़ा बना दूं, ये रहा बी वेक्टर बड़ा सा, और ए बना दूं चिड़िया सा, देखो देख रहे हो आप कि ऐसे, और आपसे कहूं अब रिजल्टेंट निकालो, अब कहूं कि अब रिजल्टेंट निकालो, तब आप क्या करोगे? पैरेललोग्राम बनाओगे, ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो अभी हट रहा हूं बेटा सामने से, मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन फील कर लेना थोड़ा, बीच में बोला ही, अब समझ जा रहे हैं, स्केल तो है नहीं मेरे पास। अब आप यहां से देखो, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, बताइए ये रहे पापा वेक्टर, बताइए रिजल्टेंट किसकी ओर झुका हुआ है? रिजल्टेंट किसकी ओर ज्यादा झुका हुआ है? जी हाँ, रिजल्टेंट बी की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुका लेते हैं, वो यहां भी सच हो रहा है। ए ताकतवर था तो आर उसकी ओर ज्यादा झुका हुआ था, इसमें बी ताकतवर था तो ज्यादा रिजल्टेंट वहां की ओर ज्यादा झुक गया। अब इसका यूज क्या करना है आपको? तो इन्हीं से मिलके एक बुद्धि आपको ये आ गई होगी कि यदि दोनों की ताकत बराबर हो फिर। अब मैं ये वाला केस बता रहा हूं। अब देखो मैंने कोशिश तो की है कि ए और बी की लेंथ बराबर बनाऊं। अब ए और बी बराबर है, इसमें ए बड़ा था इसमें बी बड़ा है, लेकिन ए और बी बराबर हो, यहां आप बोल सकते हो बीच में आएगा। सिर्फ ये वो वाला केस है बेटा, सिर्फ ये केस, इफ ए इक्वल टू बी, ये वाला केस, यदि ए और बी बराबर है, ये रहा ए ये रहा बी, बराबर है ना, अब बोल सकते हो कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। ये है रिजल्टेंट, यानी ये और ये एंगल बराबर आएंगे, बराबर आएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। चलिए इसे प्रूफ करा देता हूं।
क्योंकि हम दिल से कुछ नहीं बोलते कि हमारा दिल कह रहा है ना, हमारा इन दो लाइनों को सुन के अब दिल कह रहा है कि बीच में आएगा, दिल की नहीं सुनते, दिल तो पागल है, शाहरुख भी कह चुका है ना। चलिए हम तो ये जानते हैं बेटा, सर तो ये जानते हैं कि इस एंगल को सर ने अल्फा बोला था और इस एंगल को थीटा बोला था, बस बोला था ना मैंने, याद करो। तो चलिए एक बार इस फॉर्मूले पे भी ध्यान दे देते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो दूसरा था, उस पैकेट में दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करना होता है और ये दूसरा था डायरेक्शन निकालने के लिए। अब मैं जो कर रहा हूं हरकत वो देखिए बेटा, मैं बी की जगह ए लिख सकता हूं इस बार, क्योंकि है तो बराबर इस वाले केस में, जस्ट इन दिस केस ए कॉमन आगे कट जाएगा, कॉमन आगे कट जाएगा तो ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यहां थोड़ी सी मैथ लगेगी, तो बाय वालों को मैं पहले से सॉरी फील कर रहा हूं। साइन थीटा को तो लिख देना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है बेटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये 2 कटा और एक कॉस कटा, तो यहां पे टेन एल्फा इक्वल टू बताना, एक तो साइन थीटा बाई 2 बच रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक कॉस थीटा बाई 2 बच रहा है, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस तो कटेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलो, टेन थीटा बाई 2। तो अब आप बताओ यदि टेन एल्फा टेन थीटा बाई 2 के, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, एल्फा पूरे एंगल का आधा आ रहा है, यानी ये जो एल्फा ये पूरे एंगल का आधा आ रहा है। तो क्या मतलब है पूरे एंगल का आधा, यदि पूरा एंगल 60 है तो एल्फा 30 डिग्री होगा, पूरा एंगल 90 है तो एल्फा 45 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, प्रूव हो गया नहीं हो गया, क्या लगता है प्रूव हो गया कि नहीं, कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, जल्दी बोलो, प्रूव हो गया नहीं हो गया कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, है ना। केवल यही वो वाला केस है जहां ये बोल सकते हो कि दो वेक्टरों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। इसको अब एक बार मैंने बता दिया, लेकिन आगे कभी प्रूव नहीं करना आपको, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे, जब हमारे सवाल आएंगे ना 12 वाले, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे कि दो इक्वल वेक्टरों का रिजल्टेंट, हाँ बिल्कुल, लेकिन सस्ता सा प्रूफ तो है, लेकिन करना नहीं है हमें 12th में, ये सीधे इस रिजल्ट इस इंपैक्ट को यूज करेंगे। तो मैंने किस डायलॉग से बात समझाया, ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुकाते हैं, ये भी सच है, तो जब दोनों की ताकत बराबर हो तो रिजल्टेंट बराबर झुका हुआ रहा। अब आ जाइए, एक और है बेटा थ्योरम, वो वैसे कोई थ्योरम नहीं है, वो बाबा ऋतुराज वासने ने बना दी है थ्योरम वैसी, ताकि आपका काम आसान हो जाए 12th में किस जगह। तो एक बाबा नहीं, इस समय तो साइंस पढ़ा रहा हूं, तो एक थॉमस ऋतुराज वासने नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरम बनाई है, वो है बेटा 120 डिग्री का कमाल थ्योरम। थॉमस एल्बर्ट ऋतुराज वासने, यानी थॉमस एल्बर्ट, 120 डिग्री का कमाल थ्योरम गिवन बाय थॉमस एल्बर्ट ऋतुराज वासने। ठीक, क्या है इस 120 डिग्री की कमाल थ्योरम में, वो ये कहता है, स्टेटमेंट कोई नहीं है ये, ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी, लेकिन सही है ये थ्योरम। वो ये कि यदि औलादों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दो चीजें होनी चाहिए इसमें, एक तो औलादों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ए और बी बराबर हो, एंड उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। औलादों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच का एंगल 120 हो, देन जो पापा आएंगे ना वो भी उसी के बराबर आएंगे, ए के या इक्वल टू बी के, फिर पापा भी उसी में, यानी बताओ, मैं आपसे कहता हूं 10 और 10 का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है, ये बताओ, 10 और 10 का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है, ये बताओ पहले, 10 और 10 मिलके जुड़ जाए तो मैक्सिमम कितना आंसर बना सकते हैं, 20, और मिनिमम आंसर 0। तो इनका आंसर 0 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यदि मैं एंगल चेंज करता रहूं। यदि ये दोनों 180 डिग्री पे एक्टिवेटेड है तो 0 आंसर देंगे, ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो 20 डिग्री, लेकिन ये किसी एंगल पे लगे होंगे तो हो सकता है 1 न्यूटन आंसर दे। 10, अच्छा ये बताइए 10 और 10 का आंसर 15 आ सकता है या नहीं, ये बताओ मुझे, हाँ या ना में जवाब दो, क्या 10 और 10 का आंसर 15 आ सकता है?
10 और 10 का आंसर 15 आ सकता है या नहीं? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 10 और 10 का आंसर 15, 16, 17, 18 कुछ भी आ सकता है। तो अब सुनो, 10 और 10 का आंसर 10 भी आ सकता है, और 10 और 10 का आंसर 10 आ रहा है, तो ये 120 डिग्री का कमाल है। पक्का 120 डिग्री का एंगल होगा। इसे अभी झटके से प्रूफ कर देता हूं। जैसे प्रूफ देखिए, पेपर में नहीं करना, इसे डायरेक्ट यूज करना। देखो, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ये रहा ए और ये रहा बी, दोनों बराबर है और 120 डिग्री जैसा फील भी आना चाहिए। पैरेललोग्राम बनाओ, बना दिया। सबसे पहले तो रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा रिजल्टेंट? क्योंकि उसमें ये इससे पिछली वाली थ्योरम तो लगी रही है ना। बताइए कि पिछली वाली थ्योरम कैसे, कि जब दोनों वेक्टर की ताकत बराबर हो, दोनों वेक्टर की ताकत बराबर हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। तो जब दोनों ए और बी बराबर है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। पूरा एंगल 120 है तो 60 पे रिजल्टेंट आएगा। ये थ्योरम तो लगी रही है, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये और बता देता हूं। बताइए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यही तो। इसमें b की वैल्यू क्या है? a, क्योंकि b a है इसमें, है कि नहीं? और थीटा 120 है। समझ गए क्या किया मैंने? b और a बराबर है। देखो मैंने लिखा है ना, ये दोनों हरकतें हो तो, ये दोनों एग्जीक्यूशन होंगे तो बताइए, a² 2a² प्लस 2a² और cos 120 की वैल्यू -1/2। ये 2 से 2 कट गया तो ये -a² रह गया, एक स्क्वायर उड़ गया, अंदर a² रहेगा। फाइनली आंसर क्या आया? ए। क्या बोलती तू? अच्छा, पढ़ रखा है तो बेटा इसके बाद जो एक आध सवाल कराऊंगा, ये बात तुझे मैंने ये संभव पहले करना चाहिए था तुझे। मैंने कहा था आधे घंटे का रेस्ट ले लो, कहा था। अब तो इसके बाद सवाल ही करा रहा हूं एक, और यदि उसके बाद भी पढ़ रखा है आपने तो तू छोड़ सकता है आज की क्लास। चल ठीक है। तो और ध्यान रखना, मैं हमेशा अटेंडेंस क्लास के जो लास्ट होता है आप उसमें लेता हूं अटेंडेंस, तो तू जा सकता है, ऐसे परमिशन लेके जा सकते ताकि मुझे याद रहे। हाँ तो चलिए बेटा, तो ये 120 डिग्री का कमाल थ्योरम समझ में आ गई ना। दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल 120 हो, तो ये थ्योरम तो लगेगी कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। तो जब टोटल एंगल 120 है तो बीचों बीच 60 डिग्री पे हुआ। लेकिन मजे की बात यह कि इसकी वैल्यू भी वही आई। 10 और 10 का आंसर 10 आ रहा है, 20 और 20 का आंसर 20 आएगा यदि 120 डिग्री का एंगल हुआ तो। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत हो गया रिवीजन। अब इसका 12 देखो बाकी जो भी होगा वो बाद में रिवाइज करा दूंगा। अब सीधे 12th के कुछ सवाल कर ले, सवाल कल शाम को भी। अच्छा, 1 मिनट में पहले रिकॉर्डिंग बंद करके पेज नंबर 16 पर एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है 1.6, आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी हो तो कंसीडर 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q? और with same sign as Q place at the centroid of the triangle. अब जिसपे नहीं है एनसीईआरटी उसको क्या खाक समझ में आया होगा सवाल। तो एग्जाम्पल 1.6 है बेटा एनसीईआरटी का, और पेज नंबर भी 16 है। तो देखिए क्या है सवाल। एक इक्विलेटरल, अभी मैं थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं, है ना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिस इक्विलेटरल है तो सभी साइड बराबर ही होंगी। यहां पर Q1 चार्ज रखा हुआ है। कल भी सवाल ही कराऊंगा बेटा, मैंने आपको एक शीट भी भेजी है ग्रुप में, शीट भी भेजी है कल, आज और कल सवाल ही कराऊंगा, ठीक है। आज इस सवाल को तो देखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर पर 3 चार्ज रखे, तीनों बराबर है, ठीक है। उनके सेंट्रॉइड पर, अब सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, ये एक काम करो, सुनो, कोई नहीं, मैं बड़ा ही बना देता हूं फिगर, क्योंकि बड़ा बना देता हूं, समझाने में मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। देखिए ये रहा Q1 इक्वल टू Q, ये रहा Q2, ये भी Q है, और ये रहा Q3, ये भी, इसकी भी वैल्यू Q है। यहां पर ये सेंट्रॉइड क्या होता है सब जानते हैं,
देखो ये मीडियन है, ये मीडियन है और ये मीडियन है। जहां पर मीडियन का इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रोइड होता है। लेकिन मजे की बात है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो लाइन है ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन सब होती है। तो ये रहा सेंट्रोइड, इस पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। लेकिन उसने ये बोला है भले ही इसका मैग्नीट्यूड इनसे अलग हो पर साइन सेम है, यानी 1 2 3 चारों का साइन एक जैसा। ये क्वेश्चन में स्पेशली ब्रैकेट में मार्क हो रही है। तो उसने बोला है कि यदि ये रजिया हो जो 3 कुंडों में फंस गई कि नहीं, इस पर नेट फोर्स निकालो, ये नेट फोर्स निकालो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस बार ये जो रजिया फंसी है इस पर नेट फोर्स। तो देखिए सबसे पहले ये क्योंकि सेम साइन है, ये इस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना फोर्स। अब इस फोर्स का नाम रख दो कुछ, फिलहाल मैं F1 ही लिख देता हूं, ऐसे भी काम चल जाता है। ये F1 फोर्स है, समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा कि सेम साइन है इसलिए रिपल्सन होगा। F2 ये इस पर ऐसे, देखो ये इस पर ऐसे लगाएगा, इसका नाम मैंने रख दिया F2 और ये रख दिया F3। ये 3 बेटा, बस यही मेरी किस्मत खराब है कि अभी तुम्हारा मास्टर इतना रईस नहीं है, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो अलग कलर दिख रहा होता। अलग किस्मत क्या खराब है कि अलग कलर की चौक होने के बावजूद भी आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा। मेरी जो मेहनत है ना वो पूरी तरीके से कैमरे पे आती नहीं है। F3 ये है F3, यानी ये जो अभिमन्यु है या ये जो रजिया है इस पर 3 फोर्स ऐसी कर रही है इनकी। ये तीनों एरो समझ में आ गए। ये इस पर इधर लगा रहा होगा, ये इस पर इधर लगा रहा होगा, ये इस पर इधर लगा रहा होगा, ठीक है। अब आ जाइए, नहीं बेटा स्क्रीन क्लियर आती है, देखो यहां तो क्लियर आती है, सिर्फ कलर सारे व्हाइट आते हैं। नेटवर्क का इश्यू होगा दीपक तेरी साइड, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास आ रहा है ये। अब देखिए यहाँ F1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन क्यू। जरूरी नहीं उसी सिंबल को यूज करूं, थोड़ा छोटा, ड्यू टू 1। समझ में आ गया ना। मैंने F1 का मतलब बता दिया कि F1 का मेरे लिए क्या मतलब है। आप भी सवाल करने की तमीज कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, फिर तो आप F2 F3 अपने आप लिख दोगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब सुनो F1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा ये बताइए, यदि ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, अच्छा एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम O लिख दूं, इसका नाम ABC। क्या लगता है बेटा ये जो AO है दिख रहा है ना, A से लेके O तक, और BO बराबर होगा या नहीं होगा। AO BO CO, थैंक गॉड कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो AO BO CO, और माना इसको कॉमन नाम दे दिया मैंने R। क्या नाम दे दिया, नीचे लिख देता हूं, से AO BO CO दोनों सबको नाम ये दे दिया। अब आप बताइए, अर्जुन बन जाओ और F1 को देखो। F1 ये वाली फोर्स कूलाम्स लॉ लगा रहा हूं, किन किन के बीच की फोर्स है, इन दोनों की। तो कूलाम्स लॉ कहता है Q अपॉन R², यही तो होगी। सर मॉड लगाइए, हाँ मॉड लगाना तो चाहिए कायदे से, पर यहां मेरा काम बिना मॉड के भी सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि उसने एक बात बोली थी कि ये सभी सेम साइन के हैं। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पे इतना दिमाग मेरे में था, इसलिए मैंने नहीं लगाया, लगाना चाहिए कायदे से। तो ठीक है, तो F1 इक्वल टू ये। अब बताना ये जो F1 है इन दोनों के बीच की फोर्स ये होगी। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या, F2 भी इतनी होगी, ये वाली फोर्स भी, क्योंकि वही पेयर, वही स्मॉल क्यू, वही कैपिटल क्यू और वही डिस्टेंस BO का स्क्वायर तो लिखोगे BO, और F3 भी यही होगा, F1 F2 F3 बराबर। और मैंने इनका एक कॉमन नाम दे दिया से स्मॉल f। मतलब वैसे तो ये अलग अलग है लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू क्या हो गया, ये एक स्मॉल f नाम लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों का। अब कई कंजड़े फिर उदास, सर ने रिवाइज कराया
तो दो का रिजल्टेंट निकालना सिखाया। मैंने तो आपको दो का ही तो रिजल्टेंट निकालना सिखाया कि ए ये हो बी ये हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो टेंशन मत लो, यदि तीसरा वेक्टर भी हो, तीसरा वेक्टर भी हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। पहले किन्हीं दो का रिजल्टेंट निकाल लो जिनका आपको सूट कर रहा हो, पहले किन्हीं दो का। जैसे आपने पहले ए और बी का निकाल लिया रिजल्टेंट, तो ये क्या हो गया, आर ए बी। आर ए बी का मतलब ए और बी का रिजल्टेंट। अब आप ए और बी से ध्यान हटा लो, है ना, ए और बी से। अब इन दोनों का निकाल दो रिजल्टेंट। अच्छा, नॉर्मली जब हम एडिशन करते हैं 5 + 3 + 7, तो आप करते क्या हो, 5 और 3 8 करते हो ना, 5 और 3 8, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से जोड़ते हो, 5 और 3 8 और 8 और 7 15। लेकिन हम इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं ना, वो इसमें भी ध्यान रखना, बेटर होगा कि पहले आप इन दोनों को जोड़ो। बेटर ये होगा, हम हमेशा बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि 7 और 3 10 हो जाता है, और 10 में कोई नंबर जुड़ता है तो थोड़ा इजी होता है। ऐसे ही सोच हम यहां भी रखते हैं। सोचो यदि ये नंबर होते 5 + 3 + 7 + -5, तो पहले आप पता है क्या करते, आप पहले इन दोनों को कैंसिल कर लेते, फिर आप इन दोनों को जोड़ते। करते या नहीं करते, ऐसे नहीं करते। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में से 5 गए 10, आंसर तो आएगा। लेकिन हम पहले ये कर देते, हटा सावन की बेटा बत्ती बजाए, इंटुकले बिंटुकले सब सही बुद्धि है ना, काले खजाले बत्ती उजाले, ये करते। तो यही बुद्धि हमें यहां लगाते हैं कि 3 वेक्टर हो 4 हो, तो पहले उन दो को चुनना चाहिए जो इजीली निपट जाए। तो अब देखिए, मैं इन्हें बाहर निकाल लूं थोड़ी देर के लिए। मास्टर गरीब है आपका, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये मान लो इतना क्रॉप करके इस फिगर को यहां ले आ रहा हूं, एक, ठीक है, यानी ताकि आपका फिगर में कम से कम भसड़ हो। इमेजिन करो यदि आप अमीर मास्टर से, ऋतुराज अंबानी से पढ़ रहे होते, है नहीं, ऋतुराज अंबानी से पढ़ रहे होते, तो आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे होते, तो मैं ये फिगर कट क्रॉप करके यहां पे लगा देता। तो वही किया है मैंने। ये रहा F1 वेक्टर, ये रहा F2 वेक्टर, और ये रहा F3 वेक्टर। अब चलिए इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रजिया 3 गुंडों से घिर रही है। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सवाल आएंगे, अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, कि एक बंदे पर 3 फोर्स हावी हो रही है। तो पहले मैं F2 F3 का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, सुनेंगे F2 F3 का। बेटा नोट्स में तो तमीज से लिख रहा है, यहां तमीज से सुन लो। F2 F3 का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं पहले। तो अब आप बताओ F2 F3 बराबर है या नहीं, F2 F3 बराबर है या नहीं, चेक करो, इशारा भी है। F2 F3 बराबर है बेटा, बराबर है। और इनके बीच का एंगल 120 भी है, 120 डिग्री का कमाल थ्योरम। कैसे 120 है, कैसे 120 है, क्योंकि टोटल 360 होता है, और 360 3 बराबर हिस्से में डिवाइड हो रहा है। ये पूरा एंगल 360 है, और 360 3 बराबर एंगल में डिवाइड हो रहा है, तो 120 120 120। तो बताइए F2 F3 के बीच में 120 डिग्री की कमाल थ्योरम लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। F2 F3 के बीच में 120 डिग्री की कमाल थ्योरम लग रही है ना। एल्बर्ट ऋतुराज थॉमस ने जो दिए, हाँ ठीक। तो फिर भी मैंने सपोज करिए ये आ गया समझ में। तो 120 डिग्री, क्योंकि बेटा देखो एक मिनट, ये 120 ये 120 ये 120, तो रिजल्टेंट इन दोनों का, एक्टिंग करो, अभी F2 F3 दिख रहा है, तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। और कितने, ये एंगल बताओ कितना होगा, बताओ पहले ये बताओ, ये एंगल कितना होगा जो मैंने ये जो मार्क किया, आप लोग टाइप करके बताओ ये एंगल कितना होगा। जी हाँ बेटा 60 डिग्री। अरे जैक, ये एंगल पूछा, ये नहीं दिख पा रहा है, इतनी खराब वीडियो आ रही है तेरे पास। रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, और इस रिजल्ट की वैल्यू होगी F। बोलो F होगी या नहीं होगी, ये जो रिजल्टेंट होगा। एक मैं
दू चलो एफ ही तो होगा। अब मैं ये फटाफट कैसे कर पा रहा हूं? हाँ बेटा रामगोपाल पहुंच गई, शाबाश बेटा, इसका मतलब सही पढ़ा लेता हूं मैं। ये इतनी फास्ट कैलकुलेशन क्यों हो गई? क्योंकि अभी अभी आपने जो 11th का रिवीजन नोट पढ़ा था, मैंने वही बातें बताई थी जो आपके सवाल को एक्सेलरेट करे। तो चलिए, जब दो वेक्टर बराबर हो, उनके बीच का एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है, क्योंकि F2 F3 F के बराबर है, तो रिजल्टेंट भी F के ही बराबर आएगा। अब सुनिए, F2 F3 का तो कांड हो गया, अब आपको ये दोनों नहीं देखने, क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये रहा। अब बताइए, अब किनका रिजल्टेंट निकालना है आपको? अब इसके बाद नोट्स अपने आप तमीज से देख लेना, आपको R23 एंड F1 का ही तो रिजल्टेंट निकालना है, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, इसका 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 रिजल्टेंट निकालना है। तो अब आप बताइए, R23 मैग्नीट्यूड में कितना है? F। F1 कितना है मैग्नीट्यूड में? F1 की वैल्यू ये भी F है, यानी ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट भी हैं। अपोजिट इसलिए है ना क्योंकि मेरा दिल कह रहा है इसलिए अपोजिट है? नहीं, हमारे पास आर्गुमेंट है। बताओ ये एंगल, जय प्लीज देख मैं किस एंगल की कह रहा हूं, ये 120 है ना और ये 60 है, तो टोटल एंगल इसमें और इसमें 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया अपोजिट? तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब गुस्सा आ रही होगी, इतनी मेहनत करी सर, उसके बाद भी आंसर 0 आया। सर कुछ तो आए, 2 4 50 तो आंसर आए, है नहीं? यही वाला एंगल में, अरे तो मैंने जो पूछा था वो बताना चाहिए था ना जय। चलो कोई नहीं। तो अब बेटा होमवर्क है, इससे अगला एग्जाम्पल करिएगा। देखिए होमवर्क सुन लीजिए अब आप, ठीक है बेटा? आज इतना ही, कल और खींचूंगा। देखो होमवर्क सुनते चलो फटाफट।